और फिर मेरा सर खाएगी। हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई। डरते हैं हम किसी से। मैं तो उसको भी कहती हूँ इतना तो मेरा चलता है यार, इतना मेरा हो जाता है। यूएसए क्यों है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, व्हाट इज द रीजन? अब तो थे नहीं, क्या था, एग्जाम था इग्नू का, तो बुखार था इग्नू का अपना खुद का पर्सनल। ठीक है ठीक जी। गवर्नमेंट वहां पे इंटरफेयर नहीं करती है, बिजनेसेस को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। बेसिक फीचर क्या होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, बेसिक क्या डिफरेंस है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में? मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस इज द वर्ड। मार्केट का फोर्स डिटरमिन करेगा, डिमांड डिटरमिन करेगी कि आपके यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होने वाला है और कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। दैट इज द मेजर थिंग। सेकेंड मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ पे है? इंडिया में है, ठीक है जी। और क्या था सोशलिस्ट इकोनॉमी, वो कहाँ पे है? यूएसएसआर में थी, अब तो यूएसएसआर ही नहीं है, तो सोशलिस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। ट्रस्टीशिप आप एक्सप्लेन करो मेरे को, फर्स्ट गर्ल। ट्रस्टीशिप, गांधी जी, ट्रस्टीशिप इज इक्वल टू गांधी जी। क्या बोला गांधी जी ने? बहुत बोलता था यार, वो बहुत बोलता था, मुझे याद ही नहीं रहता मैम, वो इतनी बातें बोलता था, है ना। क्या, कहाँ कहाँ पढ़ूं मैं उसको? ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप हाँ, कि वो ट्रस्टी के बेस पे है, ठीक है। ही इज लाइक अ ट्रस्टी ऑफ दोज एक्स्ट्रा सरप्लस एसेट्स दैट ही हैज। फाइन। इसके बाद हमने ओपन क्लोज इकोनॉमी देखी थी। ओके हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी सेक्टर। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? क्वीनरी सेक्टर का क्या वर्ड था हमारा? नॉलेज, नॉलेज सेक्टर हमारा, सॉरी क्वाटरनरी सेक्टर है। और क्वीनरी में हमारा पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग वगैरह जैसे शब्द जहां दिखेंगे वो तुम्हारा क्वीनरी सेक्टर होगा, ठीक है। इंडिया की पोजीशन हमने देखी थी, तीन तरीके से देखी थी। जीडीपी, नॉर्मल नॉमिनल जीडीपी के बेस पे, पीपीपी के बेस पे, और पर कैपिटा इनकम के बेस पे। पर कैपिटा पे कहां पे हैं हम? 140 पे। पीपीपी में थर्ड है, और नॉमिनल में सिक्स्थ पे आए हुए हैं, ठीक है। गुड इनफ। इसके बाद हमने क्या देखा था? कुछ नहीं देखा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स देखा था, उसकी किताब देखी थी। कौन से ईयर में पब्लिश हुई है? 1776 में पब्लिश हुई है, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस देखा था हमने, क्या होता है माइक्रो में और क्या होता है मैक्रो के अंदर, ठीक है। माइक्रो में क्या पढ़ते हैं वो देखा था, मैक्रो में क्या पढ़ते हैं वो देखा था, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? बुक में से मैं टॉपिक्स ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये बोला गया कि तुमको ये वाली किताब करवानी है, ठीक है। बट दिस डज नॉट हैव, बोलना मत वहां जाके कहीं हाँ मेरी लंका लगवा दो। 20% ऑफ, मतलब क्या है टॉपिक्स, दिस इज लाइक एन इंडेक्स ऑफ व्हाट यू हैव टू स्टडी, ठीक है। तुम अगर बिल्कुल मरे पड़े हो, तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, तो तुम एटलीस्ट ये करके जाना, ठीक है। तुम अगर जिंदा हो, कुछ है तुम्हारे अंदर जोश, तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो करके जाना। प्लस ये तो उसमें इंक्लूड मैं कर ही रही हूँ, इसमें से मैं कुछ नहीं छोड़, ठीक है। तो अपने क्लास नोट्स, क्लास की पीपीटी और ये सब आपको करना ही करना है, फाइन। कुछ नहीं, इतना दिमाग मत लगाया करो। हाँ मेरे टोकन खत्म हो गए कल। क्या होते हैं टोकन पता है? मैं पीपीटी बैठ के तो बनाऊंगी नहीं, अनपढ़ तो मैं हूं नहीं, पीपीटी में बनवाती हूँ एआई से। भाई वी हैव द स्टैंडर्ड्स टू मेंटेन ना। अब तुम पीपीटीज देखते हो, लिखा होता है रुचि डी हुड्डा वाई इंस्टीट्यूट, ये काम करने पड़ते हैं, ठीक है। ब्रांड है भाई हमारी, हम ऐसे कोई आरे गहरे थोड़े ना है, हम तरीके से तुम्हें चीजें प्रोवाइड करेंगे। कोई नहीं, वो मैं पढ़ा भी दूंगी बीच में एक एक्स्ट्रा क्लास लेके ना, तुम ये चिंता नहीं करो कि तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा। हम तुम्हें बना के खिचड़ी खिलाएंगे बढ़िया अच्छे से, हजम कर लेना बस, वो तुम्हारे हाथ में है। चाइना की बताओ। कैपिटलिस्ट ही है।
देखो अगर तुम इसका ना स्पेक्ट्रम बना के सोचना, कभी भी क्या होगा ना, कुछ भी पढ़ोगे ना लाइफ में, कुछ भी है, कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ग्रे होता है हमेशा। गेटिंग इट? तो एक स्पेक्ट्रम होता है कि यहाँ पे अगर कैपिटलिज्म है, कोई कंट्री है जो 100% कैपिटलिस्ट है, ठीक है, और कोई कंट्री है जो 100% सोशलिस्ट है, तो यहाँ बीच में कोई कंट्री आएगी जो 50% पे होगी, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। अब कोई कंट्री ऐसी भी हो सकती है जो यहाँ लाए कर रही है, गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है बट उतना नहीं, या फिर यहाँ पे कि भाई ठीक है मार्केट को अलाउ कर रहे हैं बट ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर रही है। तो इट इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअम बोलते हैं हम इसको, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इस पे चीजें लाई करती है। अब जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, यूएसए 100% कैपिटलिस्ट होगा नहीं, 95%, 90% उसका जो काम है वो मार्केट फोर्सेस से चल रहा होगा। 10% तो सरकार भी कुछ करेगी ना, वरना बिठा क्यों रखा है उनको, टैक्स क्यों ले रहे हो फिर? गेटिंग माई पॉइंट? सो डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्रे, व्हाइट एंड ब्लैक, इट इज ऑलवेज ग्रे इन एवरीथिंग, लाइफ में हर चीज में, ठीक है। तो अब जब चाइना की बात आती है तो अब हमें एक बार उसकी इकोनॉमी को देखना पड़ेगा, उसकी पॉलिसीज देखनी पड़ेंगी। अब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है, जो मैं पढ़ाऊंगी आपको सारा। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट देख रही होती है क्या रेट रखना है हमको, रेपो रेट क्या रखना है, बैंक देख रहा होता है, आरबीआई वगैरह। अब वो लोग कितना मैनेज कर रहे हैं वो हमें चेक करना पड़ेगा। गेटिंग? तो हम केस टू केस डिपेंड करता है, हर एक चीज को चेक करके ही हम करेंगे। एज फार एज यूएसए, इंडिया एंड यूएसएसआर आर कंसर्न्ड, ये टिपिकल एग्जांपल्स हैं जहां पे आपसे पूछा जाएगा, ये 3 एग्जांपल आप कहीं भी दे सकते हो। चाइना एज फार एज आई थिंक वो मिक्स इकोनॉमी में ही आएगा, बट वो समवेयर यहाँ लाई करेगा, वहां पे कैपिटलिज्म का काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, ठीक है। ओके, देन क्या बात थी? हाँ, लॉ ऑफ डिमांड की बात है। सबसे पहले तो बताओ डिमांड क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड? हम्म, नेचर ऑफ नहीं, मैं कह रही हूँ डिमांड क्या है, पब्लिक डिमांड कर रही है, व्हाट इज डिमांड? दे आर आस्किंग फॉर इट, है ना। तो विलिंगनेस टू बाय, आप उस चीज को खरीदना चाह रहे हो, दैट इज योर डिमांड, ठीक है। पहली चीज क्या, तुम्हें डिजायर है उस चीज की, तुम्हें ख्वाहिश है किसी को पाने की, किसी चीज को पाने की, ठीक है। फिर तुम उसको खरीदने के लिए भी इच्छुक हो। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है, बात ये भी है whether you have the ability to purchase that thing। अपन को 3 लाख रुपए की अरमानी की शर्ट चाहिए, ये है मेरी डिजायर। डू आई हैव द विलिंगनेस टू बाय? हाँ मैं खरीद लूंगी, बट डू आई हैव द एबिलिटी टू परचेज? नो। So will I consider that as a demand in my economy? No. डिमांड क्या होगा? फिजिकली जब तुम जाके डिमांड रख रहे हो, जो हमने कल एग्जाम्पल लिया था, तुम्हारे पास उतना पैसा है कि तुम 3 लाख रुपए की शर्ट खरीद सकते हो, तो तुम मार्केट गए, तुमने शॉपकीपर को बोला भैया 3 लाख वाली शर्ट दे दो। क्यों बोला? डिजायर थी, विलिंगनेस थी और एबिलिटी थी, जेब में पैसे थे, तब तुमने वहां जाके बोला। जेब में पैसे नहीं होते तो घर पे ही सोच के फिर बैठ जाते, तो उसको हम इकोनॉमिक्स की टर्म में डिमांड में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। लिख लो इसको, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू बाय प्लस द एबिलिटी टू परचेज। तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो आपकी डिमांड है। अब देखो, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या कहता है? प्राइस और डिमांड की बात होती है,
ठीक है, आपको 3 लाख रुपए वाली शर्ट की डिजायर है, यू आर विलिंग टू बाय दैट बट यू डोंट हैव द एबिलिटी. व्हाट हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ कि उसका जो प्राइस है वो 3 लाख से घट के 3000 हो गया. व्हाट विल हैपन, अब आप डिमांड कर सकते हो बिकॉज नाउ यू हैव द एबिलिटी टू परचेज दैट थिंग. व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है. Price and demand are inversely proportional to each other. This is what the law of demand is saying. ठीक है, लिखो इस चीज को. Price of a commodity, price of a commodity is inversely proportional to the demand of that commodity. Yes, क्या ग्राफ बनेगा? He is saying, your name is रिंकू. रिंकू इज सेइंग ऐसा बनेगा, यही बोल रहे हो? रिंकू इज सेइंग दिस. यस, आपको क्या लग रहा है? मैंने क्या बताया? प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है. प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी. ये बनाना है. ठीक है, अब आप बताओ. ऐसे मतलब ऐसे बनेगा. योर नेम इज ईशु. ये बड़े ऊ वाले बड़े सारे बच्चे हो यार तुम. ईशु, रिंकू, दीपशु, सारे. चलो, ईशु इज सेइंग ऐसे बनेगा. हाँ जी, आप व्हाट इज योर ऊ? तनीषा. चलो, कैसे बनेगा बेटा? ऐसे. तनीषा बता दे एंडी छोरे. ईशु वाला है, सब ईशु के साथ हो. रिंकू अकेला खड़ा है. रिंकू के साथ कौन है? एक है, दो हैं, चार हैं, साढ़े चार हैं. 4 जने रिंकू के साथ हैं. ठीक है जी. और ईशु के साथ कौन है? एक. और तनीषा के साथ? तनीषा, तुम सारी लड़कियों के साथ हो है. इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? रिंक ईशु के साथ हो. अच्छा, मैंने कहा ईशु के साथ कौन है, हाथ उठा लिया. मैंने कहा तनीषा के साथ, फिर हाथ उठा लिया. हाँ भाई, तुम किसके साथ हो? रिंकू भैया के साथ. हाँ जी दीपशु, सोचो एक बार, सोचो ध्यान से. एक बार ये देखो, ये प्राइस बढ़ रहा है यहाँ पे इस तरफ. मानो यहाँ पे 100 रुपए का प्राइस है. ठीक है, ये प्राइस बढ़ा हुआ है. जैसे जैसे तुम प्राइस घटा रहे हो वैसे वैसे डिमांड तुम्हारी बढ़ रही है ना. ये देखो, यहां से जब लाइन लेके आओगे, यहां से लाओगे, टक 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 टक, ये है डिमांड. फॉर एग्जाम्पल 2. ठीक है, ये प्राइस कितना है? 90. इसको यहां ले आओ, ये 80. समझ पा रहे हो ग्राफ को? साइकोलॉजी स्टैट का पेपर हुआ है? फंस गया है यार, बताना ही नहीं. कौन सा? जो आपने बताया है. लेकिन जो जो आपने बताया है वो किसका है? हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. लेकिन इसमें क्या है ना, आपको स्लोप का भी ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, नेगेटिव स्लोप आएगा हमेशा. नेगेटिव स्लोप इशू वाले ग्राफ का है. ठीक है रिंकू भैया.
समझ आ गया? ठीक है। ऑल्दो तुम्हारा ये जो पॉइंट, जो थिंकिंग का पॉइंट था ना इसका, रिंकू का, दैट वाज कम्प्लीटली करेक्ट कि भाई घट रहा है और डिमांड बढ़ रही है उसकी, बट वो डायरेक्टली बढ़ रही है, उस चीज को देखना है आपको। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, नेगेटिव स्लोप जाएगा। तनीषा जी, तनीषा जी ने बताया है इनवर्स, मतलब जो ऑपोजिट एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तनीषा जी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ रही है। ये भी सच होता है कुछ केसेस में, उनको हम बोलते हैं लग्जरी गुड्स, ठीक है। जैसे कि लग्जरी, गोल्ड को तो एसेट की तरह देखते हैं, वो एक अलग बात है। गोल्ड को देखते हैं इंडिया में मजबूरी की तरह, ठीक है, कि छोरी ब्याणी है, इकट्ठा कर लो, देना पड़ेगा अगला का। द थिंग इज, लग्जरी गुड्स से यहाँ पे मेरा क्या मतलब है, लग्जरी कार्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डायमंड्स फॉर एग्जाम्पल, कि तुम्हें जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ रहा है ना, तो तुम्हें लग रहा है हाँ आईफोन्स अपडेट आ गया, नया अपडेट आया है, महंगा आईफोन आया, तो 17 प्रो मैक्स ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो महंगा है, उसमें कुछ ना कुछ और अच्छा होगा। डायमंड का प्राइस बढ़ गया, अब मुझे उसको खरीदना है। रोल्स रॉयस का प्राइस बढ़ गया, अब मेरे को उसको लेना है, ठीक है। क्यों लेना है? क्योंकि मैं अपने आप को सोसाइटी से अलग दिखाना चाहती हूँ। आई हैव द एबिलिटी टू परचेज दैट। तो लग्जरी गुड्स के केस में प्राइस के साथ साथ डिमांड भी बढ़ती है, दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है तनीषा। सो आपने जो ग्राफ बताया दैट इज ऑफ लग्जरी गुड्स। जब हम नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, तो जो हमारा इशू वाला ग्राफ है वो आप लोग ड्रॉ कर लो फटाफट, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। बना लिया ग्राफ? बना लिया सबने? एक बार वो लिख लो, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। जी लिखिए, सबसे पहले गिफिन गुड्स, ये तुम्हारे पेपर में सीधा सीधा पूछा जाता है, गिफिन गुड्स में क्या होगा। गिफिन गुड्स लिखो, रेयर गुड्स, रेयर गुड्स where demand increases, where demand increases as the price increases, demand increases as the price increases, price is directly proportional to demand, ठीक है। सेकंड लिखिए, प्रेस्टीज स्लैश, क्या बोला इन्होंने, इंडेक्स आइटम्स, मतलब ऐसे चीजें जिनको खरीदने से तुम्हारी प्रेस्टीज बढ़ती है, उसमें तुम लॉ ऑफ डिमांड को साइड रख देते हो, ठीक है। एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव कार्स, आईफोन एटसेट्रा। गिफिन उनको बोलेंगे जो रेयर है, ठीक है। रेयर चीजें जैसे ये एमरल्ड्स और सफायर्स और इस टाइप की चीजें होती है, जेम स्टोन्स वगैरह होते हैं, है ना, उस तरह से। और जो प्रेस्टीज वाले आइटम्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो रेयर होंगे, वो बहुत, आईफोन बहुत है, सप्लाई बहुत है आईफोन की, है ना। इस तरीके की और चीजें, बड़ा घर बना लिया तुमने तो सप्लाई तो है उन चीजों की, वो महंगी है, तुम इसलिए ले रहे हो क्योंकि तुम्हें प्रेस्टीज बढ़ानी है अपनी। रेयर वाले को क्यों ले रहे हो? कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को उनको कलेक्ट करने का शौक होता है। तो रेयरिटी इज द डिफरेंस बिटवीन गिफिन गुड्स एंड दीज प्रेस्टीज गुड्स। इनको वेबलिन गुड्स भी कहते हैं, जो ये प्रेस्टीज वाले हैं ना, इनको हम वेबलिन गुड्स भी कहते हैं।
ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दोनों जिफिन गुड्स भी और वेबलिन गुड्स भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम का मतलब बराबर, स्टेबल। क्या है कि भाई जो डिमांड है वो सप्लाई के बराबर है, तो क्या है? इक्विलिब्रियम है। लिखो, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। अब इस बात को समझ के चलो कि अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो क्या दो पॉसिबिलिटीज होंगी? नहीं नहीं, इस इक्वेशन के हिसाब से बताओ कि डिमांड और सप्लाई इक्वल है, ठीक है? तो या तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़े तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, या सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़े तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, ठीक है? अब इफेक्ट देखो क्या होगा। उसने इफेक्ट बताया है कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई उतनी ही है तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आई ये बात? डिमांड बढ़ गई बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, पहले ऐसा था 100 रुपए की चीज थी, 100 यूनिट्स अवेलेबल थी, डिमांड भी 100 यूनिट्स की ही थी, ठीक है? तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, सब नॉर्मल चल रहा है। कुछ ऐसा हुआ कि जो डिमांड है वो सडनली 500 यूनिट्स की हो गई, बट जो सप्लाई है वो स्टिल हमारे पास 100 यूनिट्स की ही है। व्हाट विल हैपन? आप गए हो मार्केट, आपने कहा कि मुझे XYZ चीज दे दो, उन्होंने कहा नहीं ये तो अवेलेबल नहीं है, ये तो पीछे से सप्लाई रुकी हुई है। आपका पहला जवाब ये होता है, अरे कोई नहीं यार, पैसा एक्स्ट्रा ले ले प्लीज दे दे। तो डिमांड की वजह से क्या होता है? कॉस्ट बढ़ जाती है। गेटिंग इट? ठीक है। सेम वे अगर सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 500 यूनिट्स की सप्लाई आ गई बट डिमांड अभी भी 100 यूनिट्स की ही है, तो क्या होगा? प्राइस गिर जाएगा। कोई पूछ ही नहीं रहा उसको। शॉपकीपर जो है वो सोचेगा बेचो यार इसको, चाहे तुम 10 रुपए में बेचो, फटाफट इसको खत्म करो यहाँ से। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, द इम्पैक्ट ऑफ डिमांड ऑन द प्राइस? ठीक है, इसको कहते हैं मार्केट फोर्स। क्लियर है? अगला टॉपिक देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? इलास्टिसिटी से क्या समझते हो? हाँ, चेंज, चेंज हो सकता है। इलास्टिक की शेप चेंज हो जाती है तो हमारी डिमांड भी चेंज हो सकती है, ठीक है? कब चेंज होगी हमारी डिमांड? जब जरूरत बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि प्राइस सस्ता हो गया उस चीज का। अब तुमने गोल्ड का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है? इस साल के जनवरी फरवरी में गोल्ड वाज अप टिल 158 160 तक चला गया था गोल्ड, अभी 138 समथिंग पे था, 120 पे भी आया था परसों। आई थिंक मैंने 2-3 दिन पहले चेक किया था, 138 30s में था, मतलब कि ठीक है। व्हाट विल हैपन कि भाई अब तो सस्ता हो रखा है, चलो ले लेते हैं। क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी बिकॉज प्राइस आपका कम हो गया। दिस इज कॉल्ड एज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि भाई प्राइस की वजह से मेरी डिमांड चेंज हो रही है। दूसरी चीज, प्राइस वही रहा, इन्फ्लेशन वही रही, सब कुछ वहीं पे है। तुम्हारे बॉस ने तुमको बुलाया और कहा वाह भाई बहुत अच्छा काम करते हो, तो तुम्हारी जो है सैलरी में बढ़ा रहा हूँ। व्हाट विल हैपन? तुम्हारी इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम बढ़ी तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी। अब जो चीजें तुमने सोची थी कि नहीं यार अभी तो ये मेरे बजट में नहीं है, अब तुम जाके उन चीजों की डिमांड करोगे। सो बिकॉज ऑफ राइज इन द इनकम द डिमांड इंक्रीजेस। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी समझ आया कि भाई प्राइस की वजह से जो डिमांड चेंज हो गई, इनकम की वजह से चेंज हो गई। तीसरी चीज होती है क्रॉस इलास्टिसिटी, ये मैं लिखवाऊंगी बच्चे, अभी सुनो। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? एक चीज का प्राइस बढ़ गया, उसकी वजह से तुम दूसरी चीज डिमांड करने लग जाते हो जाके। फॉर एग्जाम्पल, चाय और कॉफी, ठीक है? तुम यूजुअली कॉफी पीते हो,
तुम्हें 50 रुपए का एक कप मार्केट से मिल जाता है। तुम एक दिन गए मार्केट और तुमने देखा कि अब तो कॉफी का कप 90 रुपीज का हो गया है। वॉट विल यू से कि अरे छोड़ो यार, दिस इज गोइंग रियली आउट ऑफ द बजट, लेट मी शिफ्ट टू टी। अब से मैं चाय पिया करूंगा, चाय तो 20 रुपए की आ जाती है, मजे हो गए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। एक चीज का प्राइस बढ़ गया इसलिए दूसरी चीज की डिमांड बढ़ गई हमारी। समझ आया? क्लियर हुई तीनों चीजें, इनकम, प्राइस और क्रॉस इलास्टिसिटी। अब मुझे क्रॉस इलास्टिसिटी का कोई और एग्जाम्पल दो। क्या हो सकता है? तुमने भी रियल लाइफ में ये किया है, एवरीबडी हैज डन इट, है ना? छोटा बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल, कुछ भी जो तुमने किया हो कभी भी। हाँ, आईपैड लेने गए हो तुमने देखा अभी अभी रिसेंटली ही एप्पल ने सारे प्राइसेस बढ़ा दिए। व्हाट विल यू डू? अरे छोड़ो यार, सैमसंग का टैब ले लेते हैं। गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड। देन अनदर एग्जाम्पल, तुम कुछ टॉप खरीदने जा रही हो मार्केट, मदाम से लेती हो, गए वहां देखा अरे यार ये तो इन्होंने बहुत प्राइसेस बढ़ा दिए, व्हाट विल यू डू? चलो पैंटालून्स चलते हैं, वहां से ले आएंगे। बिकॉज मदाम के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे तो तुम पैंटालून से ले आए, पैंटालून की डिमांड बढ़ गई। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत स्टूपिड एग्जाम्पल, तुम लोगों ने रेड बुल देखी होगी और स्टिंग देखी होगी, ठीक है? रेड बुल भी वही काम करती है और स्टिंग भी वही काम करती है ऑलमोस्ट, राइट? लेकिन प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो जैसे जैसे रेड बुल अपने प्राइसेस बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे स्टिंग की डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, मत पिया करो स्टिंग बिल्कुल भी, जो पी रहा है 4 5 6 स्टिंग के पैसे जोड़ के एक रेड बुल पी लो अगर पीनी ही है तो, वरना मत पियो, कोई सी भी मत पियो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। समझ आया? जूस पी लो, जूस भी अच्छा नहीं होता, जूस अच्छा नहीं होता है, जूस इज अ मिथ। तुम्हें जो बोला जाता है कि जूस एक बहुत अच्छी चीज है, वो अच्छा नहीं होता, कोई भी अच्छा नहीं होता। सी, हाँ जी, इशू। व्हाट हैपेंस इज, जब आप फ्रूट खाते हो कोई भी, फॉर एग्जांपल एप्पल या ऑरेंज, तो जब आप खा रहे हो उस फ्रूट को तो आपके पेट में फाइबर भी जा रहा है, ठीक है? रफेज जिसको हम बोलते हैं, वो रफेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर गट हेल्थ, फॉर योर इंटेस्टाइनल हेल्थ। ठीक है, जब तुम जूस पीते हो ऑन दी अदर हैंड, अगली बार क्या करना, अगर घर में किसी को डायबिटीज है, आई होप कि ना हो, लेकिन अगर किसी को है तो जब तुम जूस पियो उससे 10 मिनट पहले और उसके 10 मिनट बाद अपना शुगर चेक करना। ठीक है, जैसे ही तुम जूस पी रहे हो ना, जूस इज सिंपली शुगर दैट इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी, इट इज नॉट डूइंग एनी गुड टू योर बॉडी, कुछ अच्छा नहीं है उसमें। जो न्यूट्रिएंट्स तुम सोच के पी रहे हो, आहा आज तो मैंने अनार का जूस पिया है, तुम उस पर 150 रुपए लगा रहे हो, उससे अच्छा तो मत पियो, वो बेटर होगा। क्यों? क्योंकि शुगर स्पाइक इतना ज्यादा हो रहा है आजकल, तुम लोगों का एक्टिविटी लेवल बहुत कम है, उस शुगर को तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर आगे जाके लॉन्ग टर्म में बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस बनेगा, ये वो बड़े पर। तो जूस इज नॉट अ गुड ऑप्शन, शेक तो उससे भी बुरा है। शुगर तो शुगर है, क्या आता है रेड बुल से क्या? मॉन्स्टर? ऐसा है, सुनो, ना तो रेड बुल पीने की चीज है, ना मॉन्स्टर, ना कोई टेडी बेयर, कुछ नहीं। अपने घर पे लस्सी पियो, दही पियो, बस दैट्स इट, उससे ऊपर कुछ नहीं है। पैकेज की जो चीजें हैं, पैकेट की चीजें, वो तो अपनी लाइफ से बंद कर दो, बिल्कुल बिल्कुल बंद। कुरकुरे, चिप्स, जो तुम जाके पिज्जा, वो प्री मेड पिज्जा होता है ना, जाके ला भाई कि गर्म करके दे दे, कुछ नहीं, बंद, सब कुछ बंद। एनर्जी ड्रिंक्स सब कुछ करते हैं भाई, वो सब कुछ करते हैं, वो तो कुछ चीजें दिखती नहीं है। जूस बंद कर दो, फ्रूट्स खाओ। ठीक है, चलो आ जाओ अब कहाँ पे, क्रॉस इलास्टिसिटी पे। ठीक है, लिख लो एक बार थोड़ा सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में।
लिखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स elasticity of demand measures how much the quantity demanded of a product, how much the quantity demanded of a product changes in response to. यार आज शर्ट पहन ली तो तुम सर बुला दोगे क्या? Elasticity of demand measures how much the quantity demanded of a product changes in response to the change in its price, the change in its price slash change in income, change in its price slash change in income slash change in any other determinant, change in any other determinant. ठीक है, नेक्स्ट सब हेडिंग बनाइए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. When change in the quantity demanded, when change in the quantity demanded of a commodity, when change in the quantity demanded of a commodity is measured with respect to changes in the buyer's income, with respect to changes in the buyer's income. फॉर्मूला लिखिए, इसको बोलते हैं YED, इनकम इलास्टिसिटी, इसको प्राइस इलास्टिसिटी, सॉरी इनकम इलास्टिसिटी को YED लिखिए. परसेंटेज चेंज इन डिमांड, percentage change in demand divided by percentage change in income, percentage change in demand divided by percentage change in income. अब देखो फर्स्ट केस क्या होगा, आपका जो YED है मतलब कि जो आपका इनकम इलास्टिसिटी है दैट इज मोर देन 0. जब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर आया वो मोर देन 0 आया, तो उसका मतलब ये होता है दैट द गुड इज अ नॉर्मल गुड. ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर YED मोर देन 0 है मतलब एक नॉर्मल गुड की बात हो रही है, मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, सिंपल बात है. ठीक है, ये आपका YED मोर देन 0 नॉर्मल गुड लिख लिया. सेकंड लिखो, अच्छा इसका एग्जांपल लिख लो, रेस्टोरेंट मील्स, कि तुम्हें नॉर्मली जो चीजें पसंद है करना तुम वो करने लग जाओगे, तुम रेस्टोरेंट जाने लग जाओगे, रेस्टोरेंट मील्स खाने लगोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो तुम्हें पसंद है लेना तुम खरीद लोगे. ठीक है, सेकंड केस क्या होगा, आपका जो YED है वो लेस देन 0 आएगा. लेस देन 0 मतलब कि लेस देन 0 नेगेटिव. ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो गुड है वो इंफीरियर गुड है, आपका जो गुड है वो इंफीरियर गुड है. इंफीरियर मतलब जो आपको पसंद नहीं होता है, आपकी क्वालिटी से मैच नहीं करता है. ठीक है, व्हाट विल हैपन, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आपकी डिमांड उस चीज के लिए कम हो जाएगी. इंफीरियर गुड है इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि भाई पैसा नहीं था, अब इनकम बढ़ गई तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा. तो जब ऐसा कोई भी सिनेरियो होगा तो YED आपका नेगेटिव में आएगा. ठीक है, थर्ड केस लिखिए, YED आपका मोर देन 1 है. थर्ड केस YED इज मोर देन
1, मोर देन 1 है, इसका मतलब लग्जरी गुड है, लग्जरी गुड है। इसमें लिखिए एक लाइन, डिमांड चेंजेस proportionally more than demand changes proportionally more than the income. Demand changes proportionally more than the income. For example, high-end vacations. High-end vacations मतलब कि महंगी वेकेशंस पे जा रहे हो तुम, थोड़ी सी इनकम बढ़ते ही यूरोप निकल लिए, ठीक। दैट इज योर एस का जब फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका जो इनकम इलास्टिसिटी है वो मोर देन 1 आएगा। नेक्स्ट लिखो YED 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है YED। लिखिए अ नेसेसिटी गुड, अ नेसेसिटी गुड, आपके काफी जरूरत का सामान था ये, बट आप पैसे कम होने की वजह से खरीद नहीं पा रहे थे। लिखिए डिमांड चेंजेस लेस देन इनकम, डिमांड चेंजेस लेस देन इनकम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेसिक फूड आइटम्स, बेसिक फूड आइटम्स। अब एक एग्जाम्पल मतलब एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है। अगर इनकम में, वैसे लिख लेना, इनकम 10% राइज हो रही है, लिखो इनकम 10% राइज और डिमांड 15% राइज, डिमांड 15% राइज, तो इसका YED निकालो, क्या आएगा? कितना? 1.5। तो इस ये कौन सा गुड हुआ? लग्जरी गुड। ठीक है, समझ आई बात कि आपका जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ गया जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी। सेकंड हेडिंग बनाइए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसकी हेडिंग लिखवाने की जरूरत है, मतलब डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड में चेंज आया, समझ रहे हो उस चीज को? अब इसका वो लिख लो पीईडी, इसको जैसे इसको YED बोलते थे, इसको PED बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर ये मोर देन 1 है, अगर ये मोर देन 1 है तो इसका मतलब इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक डिमांड है। If it is more than 1, that means elastic demand. Consumers are highly responsive. Consumers are highly responsive to price changes. Consumers are highly responsive to price changes. ठीक है, हाईली रिस्पॉन्सिव मतलब जैसे ही प्राइस चेंज हो रहा है फटाक से डिमांड में चेंज आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए पीईडी अगर लेस देन 1 है तो, पीईडी लेस देन 1 है तो मतलब कि इन इलास्टिक डिमांड है, इन इलास्टिक डिमांड है, लेस रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज, हम प्राइस चेंज के लिए काफी कम रिस्पॉन्सिव हैं। एग्जाम्पल बता दो कि अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ रहा, क्या लगता है क्या होगा ऐसा? मेडिसिन, एक्सीलेंट, मेडिसिन जब चाहिए तो चाहिए, ठीक है, हम डजंट मैटर क्या प्राइस है उसका। और
किसने बोला फूड? फूड एंड फ्यूल है ना, पेट्रोल वगैरह लेना ही पड़ेगा भाई, चाहे कितना कम ले लेंगे बट ले तो गए, डिमांड तो जीरो नहीं होगी उसकी कभी भी। गुड इनफ, लिख लो इसको फटाफट, सॉल्ट, मेडिसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। एक केस लिख लो, पीईडी जीरो है, जो पीईडी जीरो है तो मतलब क्या हुआ? पीईडी जीरो का मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जैसे हमने इन इलास्टिक में देखा भाई, ठीक है लेना तो पड़ेगा ही, फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, खरीदना तो पड़ेगा, कम खरीद लेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा चला लेंगे घर में जो होगा, बट जो जीरो वाले हैं वो बिल्कुल परफेक्टली इन इलास्टिक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई मेजर ऑपरेशन होना है आपका, उसका जो खर्चा है या उसका जो एक्सपेंडिचर आपका, फॉर एग्जांपल जो अपरेटस आपको खरीद के लेके आना है, कितना भी प्राइस बढ़ा लो, जब ऑपरेशन होना है तो होना ही है, नथिंग विल हैपन। तो इसको क्या कहेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, चाहे कितना भी प्राइस बढ़ जाए हम उसको खरीदेंगे जरूर। या फिर जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन होते हैं, जो बिल्कुल अगर आप ऐसी वर्ज पे हो कि भाई हमें चाहिए ही चाहिए वो पर्टिकुलर, तो वी विल बाय दैट, है ना, कई कई लाखों की एक टैबलेट भी खरीदनी पड़ती है कई बार। फाइन, तो उसको हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट लिखो जल्दी से, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस बेटा, क्रॉस, क्रॉस आपस में, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको बोलते हैं XED, ठीक है। XED अगर मोर देन जीरो है, अब दोबारा से लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, क्या होता है तुम समझ गए हो ना, बस ये चीज लिख लो, XED मोर देन जीरो, XED मोर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है ये। सब्स्टिट्यूट गुड्स, XED पॉजिटिव कब होगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होगा, फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफी, इससे तुम समझ जाओगे हमने जो डिस्कस किया था। दूसरा केस देखो इसमें, XED अगर आपका जीरो से कम है, जीरो से कम है मतलब कि नेगेटिव है, उसमें क्या था पॉजिटिव वाले में, एक चीज का प्राइस बढ़ गया था तो दूसरे की डिमांड बढ़ गई थी। यहाँ क्या, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, यहाँ पे क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे, मतलब एक चीज का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की भी डिमांड घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल शूज एंड सॉक्स, ठीक है, कार एंड पेट्रोल, उसका कहने का उसका भाव ये है बेचारी का कि भाई जो चीजें साथ यूज होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक के बिना दूसरी चीज नहीं यूज होगी। अब उसको क्या पता, ये चप्पलों में भी जुराबे पहनते हैं, ठीक है। तो XED नेगेटिव कब होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होगा, लिखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, if price of one good increases, if the price of one good increases, demand for other good decreases, demand for other good decreases because they are used together, because they are used together. For example, printers and ink cartridges, printers and ink cartridges, इंक कार्ट्रिज अगर महंगा हो जाएगा तो प्रिंटर भी नहीं यूज करोगे फिर तुम, है ना, या प्रिंटर महंगा हो जाएगा तो इंक कार्ट्रिज का क्या करोगे। दूसरा एग्जाम्पल जो उन्होंने बताया, कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल। नेक्स्ट लिखिए थर्ड केस, XED आपका जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? XED जीरो का क्या मतलब हुआ? कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। टूथपेस्ट महंगी हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मोबाइल नहीं चलाओगे, मोबाइल तो चलाएंगे हम,
राइट? तो अनरिलेटेड गुड्स लिख लो इसको, अनरिलेटेड गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड हैज नो इम्पैक्ट ऑन द अदर। जीरो का सिनेरियो समझा रहे हैं हम। अगर क्रॉस की, अगर मैं कहूं कि ठंड है और ठंड जीरो है, तो आप क्या कहोगे कि ठंड नहीं है। तो एब्सोल्यूट फिगर्स का बस मतलब हम समझते हैं केस सिनेरियो बना के, दैट्स इट। जीरो है, क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं है। गेटिंग इट? प्राइस हो गया हमारा, क्रॉस हो गया, इनकम हो गया, तीनों के सारे हो गए सिनेरियोस। लास्ट टॉपिक लिखो, फैक्टर्स इफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लिखिए पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, availability of substitutes, more substitutes is equal to more elastic demand, more substitutes is equal to more elastic demand. Second, nature of the good, nature of the good, इसमें लिखो necessities are inelastic, necessities are inelastic, luxuries, क्या बेटा? नेसेसिटीज आर इनइलास्टिक, मतलब नेसेसिटी जो है, जिस चीज की जरूरत है, वो तो इनइलास्टिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेना ही पड़ेगा हमको। लग्जरीज आर इलास्टिक, लग्जरीज आर इलास्टिक। थर्ड लिखो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, डिमांड बिकम्स मोर इलास्टिक, डिमांड बिकम्स मोर इलास्टिक in long run, demand becomes more elastic in the long run. Last लिखिए number of uses, number of uses, तुम बताओ इसका। कम रहेगी, उसकी डिमांड की इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगी। अगर तुम ज्यादा यूज कर पा रहे हो किसी चीज को, मल्टीपल यूजेस हैं, कोई भी चीज खरीदते हो, अब कोई भी कपड़ा खरीद रहे हो, अरे ठीक है इसको क्लास में भी पहन जाऊंगा, कॉलेज में भी, और शायद घर पे भी काम आ जाएगा, इधर उधर छोटे मोटे फंक्शन में भी पहन लो, मल्टीपल यूजेस हैं, तो क्या करोगे? पैसा लगाना पसंद करोगे। तो जिसके ज्यादा यूजेस होंगे उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ज्यादा। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइस इफेक्ट वगैरह, वो थोड़ा अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक के क्वेश्चंस जो है वो आपके पास आ जाएंगे पीपीटी में। हाँ, ये टॉपिक हो गया, ठीक है। टॉपिक करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जय श्री राम। ओके, बताओ कोई डाउट है, कोई सवाल? ग्राफ में ही है, नेगेटिव स्लोप दिखाना है तुझे, जो तू बना रहा है ना स्कैलप वाला, उसमें देख, सोच, समझ, इसमें और इसमें डिफरेंस समझ। तुझे ये बात तो समझ आ गई है, प्राइस और डिमांड वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? देख अब यहाँ पे अब देखो, तो ये डायरेक्ट वो नहीं हुआ ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप का ग्राफ नहीं हुआ ना, समझ रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप का ग्राफ क्या होता है? ये होता है, या तो यूं जाएगा या तो यूं जाएगा डायरेक्टली। चाहे तुम इनवर्स को वो मत समझो कि डायरेक्ट का ऑपोजिट होता है इनवर्स, वो मत। तुम इसमें जहां पे भी स्लोप आ रहा है ना, एक बात को समझने की कोशिश करो, एक तो डायरेक्ट लाइन है और एक स्लोप वाली, जो तुम्हारी कर्व वाली लाइन है, ठीक है बेटा? जहां भी कर्व आएगा ना, वहां पे तुम एक पॉइंट पे दो से ज्यादा चीजों को इंटरसेक्ट करवा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, इस प्राइस पे तुम यहां से एक, दो, तीन लाइनें ड्रॉ कर पाओगे।
यहाँ क्या होगा, यहाँ से और यहाँ से सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन बनेगा, एक प्राइस पे एक ही डिमांड तुम प्लॉट कर पाओगे। वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप का। डायरेक्ट जो चीज है कि भाई कुछ भी हम उसमें एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते। अब इस पॉइंट पे तुम यहाँ से मैच करवा रहे हो, यहाँ से तुम तीन चीजें मैच करवा पाओगे। सेम वे जब यहाँ से जा रहे हो तो इधर भी तुम मल्टीपल लाइंस को इंटरसेक्ट करवा पाओगे। ठीक है, कहीं पे भी ये फैक्टर नहीं आना चाहिए, ये चीज नहीं आनी चाहिए कहीं पे भी। क्लियर है? चल और क्या है तुम्हारा, टेस्ट ले लूं नेक्स्ट उसमें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का और थोड़ा सा इसका, बेसिक्स तो आते हैं ना इकोनॉमिक्स के। हाँ हाँ, एंशंट का नहीं देना, एंशंट भी पढ़ लो बेटा, आएंगे उसमें से भी सवाल आएंगे। कौन से?